हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उनके हल क्या हो सकते हैं और उनके ऊपर बातचीत या देखा जाए तो चर्चाएँ किस किस्म की इस समय हो रही हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो कि इस समय पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, वो है रूस और यूक्रेन का। ये मुद्दा लोगों को उद्वेलित कर रहा है और खतरे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को और दुनिया में कई मुल्कों के लोगों को ये आशंका हो रही है कि शायद रूस जल्दी ही उनके ऊपर आक्रमण कर देगा। इस आशंका से काफ़ी देशों के अंदर थोड़ा-सा डर सा भी समाया हुआ है, लेकिन इन्हीं बातों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपनी इस चर्चा के अंदर प्रोफ़ेसर संजय पांडे को। पांडे जी, स्वागत है आपका। प्रोफ़ेसर संजय पांडे जेएनयू से हैं और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। देखा जाए तो बहुत सारी और भी विशेषताएँ हैं, वो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज दूसरी बार हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर वो जुड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की समस्या के ऊपर। तो बिना देरी किए हुए मैं अपना पहला टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि अल्टीमेटली इतना तनाव क्यों है? वहाँ तो चुनाव भी नहीं है। कहते हैं ना कि चुनाव होते हैं तो तनाव होते हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो ये तनाव किस लिए है और दुनिया इतनी विचलित क्यों है इसमें? थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। देखिए, रूस और यूक्रेन की समस्या या संबंध जी, समझने के लिए थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। यहाँ मैं बता दूं, जुलाई 2021 में करीब 7-8 महीने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक जी, लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने मूलतः यह कहने का प्रयास किया था कि रूस और यूक्रेन ये दोनों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नैसर्गिक दृष्टि से हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड स्पिरिचुअल, इन सभी दृष्टिकोण से दोनों एक हैं और दोनों का उद्भव और विकास एक साथ हुआ है। और इसके बाद वो लेख काफी लंबा है। उसमें उन्होंने करीब 1200 सालों का इतिहास रूस का और किस प्रकार वो साझा इतिहास है रूस और यूक्रेन का, यह बताने का प्रयास किया है। मूलतः उन्होंने ये बात कही है कि रूस की शुरुआत जो है वो कीव से है, जो कि आजकल यूक्रेन की राजधानी है। उस जमाने में, आज से तकरीबन 1200 साल पहले, कीवियन रूस के नाम से उद्भव हुआ और उसके शासकों ने, जो रूरिक नाम के एक सेमी लेजेंडरी, आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल लेजेंडरी के बीच की पर्सनालिटी थे रूरिक, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसके बाद उनके वंश ने कई सौ सालों तक रूस पर और उस भूभाग पर, रूस तो उस जमाने में उसको नहीं कहा जाता था, लेकिन शासन किया है। शुरुआती दौर में 10वीं-11वीं शताब्दी में यह एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और उसकी राजधानी जो है वो कीव थी, नवगोरोद थी। और यहीं से रूस, यूक्रेन और आज का जो बेलारूस है, आप जानते हैं कुछ महीनों जी। पहले, पिछले वर्ष, वहां पर भी काफी उपद्रव हुए और बहुत कुछ हो रहा था। तो इन तीनों की शुरुआत वहीं कीव से है, कीवियन रूस से है। और भाषा हो, संस्कृति हो, या इनकी पहचान के जो केंद्र में है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। सो 928 में, 988 एडी में, वोलोदिमीर या व्लादिमीर नाम के शासक हुए। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो बाइजेंटाइन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, वहाँ का जो स्टेट रिलीजन था, उसको अडॉप्ट किया, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से अलग। उसके बाद से यही उनकी पहचान और अस्मिता के केंद्र में रहा है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और ये स्लाविक लैंग्वेजेस
जो आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। जिस प्रकार बांग्ला, ओरिया और असमीज आप अगर देखें तो काफी मिलती जुलती हैं। इसी प्रकार रूसी, यूक्रेनी भाषा और बेलारूशियन लैंग्वेजेस जो हैं वो काफी आपस में मिलती जुलती हैं। बाद में 13वीं शताब्दी में 1240 के आसपास मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोलों ने अपना आधिपत्य इस पूरे भूभाग पर जमा लिया। और माना जाता है कि उसके बाद जो कीवियन रूस था, जो कीव केंद्रित रूस था, उसका एक मामले में पतन हो गया। ऐसा नहीं है कि राजवंश समाप्त हो गया, लेकिन उसकी सत्ता जो है और उसकी शक्ति जो है उसका ह्रास हुआ, वो कमजोर पड़ गया। और अगले 250 सालों तक मंगोलों का शासन रहा इस पूरे भूभाग पर, जहां आज रूस है, कुछ भाग यूक्रेन के हैं। हालांकि मंगोल शासन के बारे में बड़े अलग अलग व्यूज हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। कई लोग मानते हैं कि जो कुछ भी बाद में कमियां आईं रूसी सभ्यता, संस्कृति, वे ऑफ लाइफ, या आजकल जैसे अगर वहां प्रजातंत्र की कमी है या निरंकुश शासन का एक इतिहास रहा है, कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं मंगोल शासन से उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मंगोल शासन के दौरान रूस एक केंद्रीकृत और एक वेरी वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट सिस्टम के रूप में इमर्ज किया, एक ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज किया, जो कि तब से लेकर आज तक हम कमोबेश देखते रहे हैं। लेकिन इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि जो यूक्रेन का इतिहास है उसकी दिशा थोड़ी अलग हो गई, और जो रूस के जो चिंतक हैं और इतिहासकार हैं उनका कहना है कि स्लाविक सभ्यता जो है, संस्कृति और स्टेट सिस्टम जो है, राज्य जो है, उसका केंद्र मॉस्को बन गया। और यूक्रेन से हटकर यूक्रेन उसका हिस्सा रहा रूसी इतिहासकारों के अनुसार, लेकिन केंद्र जो है वो मॉस्को हो गया। यहीं से आप देखेंगे कि दोनों की सोच में विरोधाभास होता है। यूक्रेन के जो नेशनलिस्ट हैं और इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार या राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, उनका मानना है कि इसके बाद से यूक्रेन का इतिहास कुछ हद तक अलग दिशा में बढ़ने लगा और रूस का इतिहास अलग दिशा में। ये इसलिए भी आवश्यक है जानना क्योंकि 14वीं शताब्दी के बाद यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से पोलैंड के शासन के अधीन आ गए, लिथुएनिया के अधीन आ गए, और बाद में पोलैंड और लिथुएनिया का एक जॉइंट, एक समग्र राज्य पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ के नाम से उभर कर आया 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो यूक्रेन का जो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वो पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन का, आज के यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो सेंट्रल यूरोप में, मध्य यूरोप में एक बहुत महान शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसका पतन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, तो कुछ हिस्सा वहां भी चला गया। इस प्रकार ये कहना इसलिए आवश्यक है कि जो यूक्रेन की सांस्कृतिक विरासत है और ऐतिहासिक विरासत है, उसमें बहुत सारे प्रभाव हम देखने को आते हैं। रूस तो था ही, लेकिन उसके अलावा पोलैंड, पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो यूरोप का था, ये सब उसके ऐतिहासिक अनुभव का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में, विशेषकर 17वीं शताब्दी के मध्य में 1654 में जो तत्कालीन यूक्रेन के शासक थे बोहदान खमेलनित्स्की, उनकी टाइटल हुआ करती थी हेटमैन या गेटमैन की। उन्होंने रूस के शासकों जार से मांगा कि भाई हमारे पड़ोसी हमारी स्वतंत्रता, जो कुछ भी थोड़ी सी स्वतंत्रता थी, एक सेमी इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में यूक्रेन था, वो बाधित हो रही थी पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ द्वारा और ऑटोमन साम्राज्य, जो बहुत बड़ा साम्राज्य तुर्कों का था, उसके द्वारा। तो उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा जार से और जार ने ये दिया। 1654 के बाद से बहुत सारे हिस्से यूक्रेन के आ गए
रूस के साम्राज्य के अंदर। इसके बाद 1783 में जो क्रिमिया का भूभाग है, रीजन है, जो आजकल विवाद में केंद्र में है, वो भी रूस के अधीन आ गया। और इस प्रकार रूस की सत्ता यूक्रेन के बहुत सारे भूभाग पर स्थापित हो गई। बाद में पोलैंड का ही विभाजन हो गया 18वीं शताब्दी के अंत में, 1795 में, 1795 में। और यूक्रेन के कुछ और हिस्से जो पोलैंड के कब्जे में थे वो भी अब रूस का हिस्सा बन गए। 1917 में जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का अंत हुआ 1917-18 में, तो कुछ हिस्से जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के थे वो भी टूटकर अलग होकर रूस द्वारा और बाद में बोल्शेविक शासकों द्वारा यूक्रेन में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यूक्रेन का जो आज का भूभाग है वो पूरी तरह रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। आज का अगर परिदृश्य हम अगर आज के संदर्भ में आए तो जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके पीछे क्या कारण है और ये बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों आ गया है? अब दर्शक मित्रों को जरा हमें ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। जी जी जी। तो 1 मिनट यूक्रेन के विषय में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो यूरोप है, पूरा यूरोप, उसमें सबसे बड़ा भूभाग के दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है रूस, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यूक्रेन। तो रूस के बाद यूक्रेन, चाहे भूभाग हो, क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, वो जनसंख्या के लिहाज से 7वां बड़ा है, माफ करें, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर आप जीडीपी देखें तो आज के यूक्रेन की जीडीपी के हिसाब से यूक्रेन यूरोप में 23वें स्थान पर है। और अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो शायद वो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कि सबसे गरीब माना जाएगा यूरोप के अंदर। तो ये एक मूल जानकारी आप को मैं बता दूं। इसके बाद यूक्रेन जो है सोवियत संघ का हिस्सा बना। सोवियत संघ में जो है उन्होंने एक प्रकार का संघवाद, संघात्मक शासन बनाया, फेडरल स्टेट बनाया। सोवियत यूनियन इसीलिए कहा गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उसमें यूक्रेन, 15 जो यूनियन रिपब्लिक्स थे उसमें एक यूक्रेन, जो रूस के बाद सबसे बड़ा यूनियन रिपब्लिक था, वो बना। 1932-33 में एक बहुत बड़ा अकाल होलोडोमोर के नाम से वहां पड़ा, और बहुत सारे यूक्रेनी लोगों का मानना है कि सोवियत संघ की जो नीतियां थीं, और एक बात ये भी मैं बता दूं कि यूक्रेन जो है वो कई बार ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूरोप का और पहले सोवियत संघ का। तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, खासकर गेहूं का उत्पादन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक प्रमुख गेहूं के निर्यातक देशों में यूक्रेन आता है। ब्रेड बास्केट कहा जाता रहा है यूरोप का, सोवियत संघ का। इसके बावजूद 1932-33 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, 30 लाख 35 लाख लोग यूक्रेन के मारे गए। और कई बार कई यूक्रेनियन राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सोवियत संघ के शासकों की, उनके नीतियों की रही है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस दौरान करीब 70 लाख यूक्रेनियन लोग जो है, क्योंकि जब नाज़ी जर्मनी ने अटैक किया, सोवियत यूनियन पर हमला किया, तो आरंभ में उसने यूक्रेन के द्वारा ही, माध्यम से ही सोवियत संघ पर चढ़ाई की। तो बहुत बड़ा वहां विनाश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ये भी सच है कि करीब 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने भाग लिया द्वितीय विश्व युद्ध में, रेड आर्मी का हिस्सा बनकर। लेकिन एक सच्चाई और है, एक बहुत छोटे सी संख्या में यूक्रेनियन राष्ट्रवादी जो अपने आप को सोवियत संघ से अलग करना चाहते थे, उन्होंने नाज़ी जर्मनी का भी साथ दिया। उनको कोलैबोरेटर्स कहा गया, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी। बाद में सोवियत शासकों ने नाज़ी जर्मनी के पतन के बाद, हार के बाद, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको दंड भी दिया। तो यूक्रेन के लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही है, राष्ट्रवादियों के दिमाग में, कि रूस और सोवियत संघ
उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने नहीं देना चाहता रहा है। और इसके साथ ही यूक्रेनियन भाषा या संस्कृति, उसको भी समय समय पर सोवियत संघ में उसको प्रश्रय दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। रूसी भाषा और संस्कृति को थोपने का आरोप भी सोवियत संघ पर लगता रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक इस रूप में है कि इसके कारण यूक्रेन के लोगों के बीच सोवियत संघ और रूस को लेकर एक तरफ वो मानते हैं कि उनका एक लंबा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक लगाव और जुड़ाव रहा है रूस से, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया, तो बहुत सारे यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन रूस और यूरोप के बीच में आता है और उसका इंडस्ट्रियल बेस भी, उसका भी बहुत विकास हुआ था सोवियत शासन के दौरान। सो ये जो देन है सोवियत संघ की, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। एग्रीकल्चरली बहुत वो डेवलप था, ब्रेड बास्केट कहा जाता था, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियली भी उसका बहुत विकास हुआ था। लेकिन सोवियत विघटन के बाद से ये बहुत कुछ, ये जो उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस था वो अपने आप को बचा नहीं पाया और उसका ह्रास होने लगा। और इसके साथ ही ये जानना आवश्यक है कि यूक्रेन के पास तेल और गैस की कमी है, और रशिया जो है, आपको मालूम है, वो विश्व का प्रथम निर्यातक देश है गैस का और तेल का, दोनों को मिला दें तो। और गैस की आवश्यकता आपको ज्ञात होगा कि सिर्फ इसलिए नहीं होती है यूरोप में क्योंकि वो खाना बनाने की गैस, बल्कि जो हीटिंग होती है उसके लिए आवश्यक होता है। और कई बार जो उनके कार्स और ऑटोमोबाइल्स हैं, आपको याद होगा कि कजाकिस्तान में भी जो उपद्रव हुए थे उसमें गैस के दामों का बढ़ाया जाना प्रमुख कारण, तात्कालिक कारण बना। तो यूक्रेन के पास गैस की कमी है। सोवियत संघ से और बाद में रूस से वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, कम दर पर लेता रहा है। और यही नहीं, बहुत सारी गैस और तेल की पाइपलाइंस यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को जाती हैं, और रूस जो है, जो यूरोप के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर, एक्सपोर्टर रहा है, वो इन पाइपलाइंस का इस्तेमाल करता रहा है और यूक्रेन को इससे लाभ भी होता रहा है। और इन पाइपलाइंस की एवज में एक तो उसको रेंट मिलता था, और उसके अलावा उसके सस्ती दर पर गैस और तेल मिला करता था, तो उसको कई तरह के लाभ थे। लेकिन फिर भी यूक्रेन के बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सोवियत संघ के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। यूरोप जो है वो आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, तकनीकी दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत आगे है। रूस और सोवियत संघ से निकले हुए अन्य देश भी यूरोप जैसा बनना चाहते हैं। तो हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि हम यूरोप के विकास से और यूरोप के साथ संबंधों से लाभ उठाएं और कहीं ना कहीं यूरोप से जुड़ें। रूस को यह बात बहुत गवारा नहीं रही है, विशेषकर पुतिन के आने के बाद से, 2000 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से। उन्होंने जब रूस को एक महाशक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, 2000 से 2008 के बीच में रूस की जो आर्थिक दशा है उसमें भी बहुत सुधार हुआ। उसके बाद से और पुतिन ने एक बार नहीं, कई बार कहा है कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की एक त्रासदी रही है, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी रही है। और उनका ये भी तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं वो जो कुछ विघटन से जो भूभाग सोवियत संघ से अलग हुए, कहीं ना कहीं उनको अपने साथ अगर मिलाना नहीं तो जोड़ना चाहेंगे। अब किस रूप में, उस पर बात हो सकती, विवाद हो सकता है। उसके लिए उन्होंने CSTO नाम की एक सैनिक एक ग्रुप बनाया, और उसका वो चाहते हैं कि ज्यादातर
सोवियत संघ से निकले हुए देश उसका हिस्सा बन जाएं और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं सोवियत रूस के मिलिट्री प्रोटेक्शन को स्वीकार कर लें। इसी प्रकार उन्होंने यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 2015 में। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से वो ये सोवियत संघ से निकले हुए देशों को अपने से जोड़ना चाहते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, आर्मीनिया जैसे दो देश जो हैं वो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी हिस्सा हैं, CSTO का भी हिस्सा हैं। यूक्रेन इन सब का हिस्सा बनने से यूक्रेन ने इनकार किया। लेकिन अब प्रोफेसर साहब क्वेश्चन ये आता है कि अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्या पॉइंट है ये, अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये इस पे आते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट इसी मुद्दे को लेकर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके ये जो CSTO है या यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसका हिस्सा बने और अपने आप को नाटो और EU से दूर रखे। लेकिन यूक्रेन के बहुत सारे शासकों का और जनता में भी इस मुद्दे पर जनता में भी दो प्रकार के मत हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 15-20% आबादी जो है यूक्रेन की वो रूसियों की है, रूसी भाषा भाषी है। वो स्वाभाविक रूप से रूस के साथ जाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो यूक्रेनियन राष्ट्रवादी हैं उनका मानना है कि अगर हमको अपनी अलग पहचान बनानी है, अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है और आर्थिक रूप से भी हमको आगे बढ़ना है तो यूरोप से जुड़ना, नाटो का हिस्सा बनना और EU अगर संभव हो तो आने वाले समय में EU का हिस्सा बनना हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। इसको लेकर पिछले 20 सालों में बहुत विवाद रहा यूक्रेन में। वहां पर 2004 में एक जो कलर रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से कई बार सत्ता परिवर्तन हुए। युशचेंको और यानुकोविच दो राष्ट्रपति रहे जिनमें एक जो हैं रूस के प्रति नरम थे, दूसरे जो हैं यूरोप से जुड़ना चाहते थे। तो यूक्रेन की राजनीति रूस और यूरोप के बीच में पेंडुलम के समान झूलती रही है। 2014-15 में जब रूस को ऐसा लगा कि यूक्रेन अब तैयार नहीं है, उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति थे यानुकोविच, उनकी सत्ता का पतन हो गया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और वो रूस के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था। रूस को ऐसा लगा कि भाई अब तो यूक्रेन शायद संभवतः हमसे हमारी बात नहीं मानेगा, नेटो से दूर नहीं रहेगा। और यूक्रेन का एक हिस्सा जो क्रीमिया कहा जाता है, जो 1954 में रूस ने, सोवियत संघ के समय में रूस ने यूक्रेन को एक तरह से सौगात दिया था। 300 साल पूरे हुए थे रूस और यूक्रेन के विलय के, एकीकरण के, 1654 से 1954। तो रूसी शासकों ने क्रीमिया को दे दिया। क्रीमिया में एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा रूस का रहा है। जब रूस को ये लगा कि अब हमारे इस सैनिक अड्डे पर भी खतरा है, क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनियन राष्ट्रवादी चाहते थे कि इसको वापस ले लिया जाए और ये भूभाग रूसियों का वैसे भी मानना है कि 1954 में ही हमने दिया, उसके पहले रूस का हिस्सा रहा है। वहां के 80% लोग क्रीमिया के जो है रूसी भाषा भाषी थे। तो रूस ने एक तरह से जबरदस्ती, या रूस का मानना है कि उन्होंने वैसे एक मत संग्रह भी कराया और उसमें मार्च 2014 में एक तरह का रेफरेंडम करके वहां के लोगों की राय ली और 80% लोगों ने कहा कि हम रूस के साथ जाना चाहते हैं। तो क्रीमिया का विलय हो गया। तो ये एक प्रमुख मुद्दा क्रीमिया बन गया। उसके बाद जो पूर्वी भाग है यूक्रेन का, डोनबास और डोनेट्स्क का हिस्सा है, वहां पर तकरीबन आधे जनसंख्या जो है वो रूसियों की, रूसी भाषा भाषियों की है। वहां पर भी उन लोगों ने मांग शुरू कर दी कि भाई अब जब क्रीमिया को आपने उसका विलय कर लिया है तो हम लोग भी एक तरह से रूस का ही हिस्सा रहे हैं, उसको नोवो रूस कहा जाता रहा है, नया रूस, तो हमारा भी विलय होना चाहिए। तो वहां पर जो है सेपरेटिज्म जो है वो उसकी शुरुआत हो गई 2014-15 में। और ऐसा माना जाता है
यूक्रेन के शासकों का ऐसा आरोप है कि रूस की मदद से पिछले 7 सालों से वहां पृथकतावादी आंदोलन चल रहा है। तो ये मुख्य मुद्दा हो गया है। क्रीमिया, जो पूर्वी यूक्रेन का डोनबास और डोनेट्स्क में होने वाला पृथकतावादी आंदोलन, और यूक्रेन जो अभी भी अपना ऑप्शन खुला रखना चाहता है नेटो के साथ जुड़ने का और ईयू में आने वाले समय में जुड़ने का, और दूसरी तरफ रूस किसी भी कीमत पर वो इस तरह की गारंटी मांग रहा है अमेरिका से और नेटो से कि वो कभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि रूस का मानना है कि इससे रूस की जो सिक्योरिटी है उस पर सीधी आंच आएगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में एक लंबी सीमा है। तो इन सब कारणों से रूस और यूक्रेन के बीच में मतभेद हैं, और रूस ने 1 लाख से अधिक सेना इकट्ठा कर ली है यूक्रेन के बॉर्डर पर। हटाने को वो तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अमेरिका और नेटो पहले इस बात की गारंटी दें कि यूक्रेन की तरफ से और नेटो की तरफ से उनको किसी प्रकार का सैनिक या मिलिट्री थ्रेट उनको नहीं होगा, और यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। जब तक वो इस तरह की गारंटी नहीं देते हैं, रूस अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल विवाद का मुद्दा यह है। तो इसका मतलब है कि क्या अब बहुत सारे लोग ये आशंकित हैं कि क्या युद्ध हो सकता है, क्या रशिया अटैक कर सकता है? ये मूट पॉइंट है इस समय, या टाला जा सकता है? देखिए, इस पर अभी रूस तो बार बार कह रहा है, सर्गेई लेवरोव जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पर हमला करने का। लेकिन ये डोनबास और डोनेट्स्क का जो क्षेत्र है, वहाँ के बहुत सारे लोगों को रूस ने रशियन पासपोर्ट दे दिया है और वो वहाँ रह सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले समय में रूस इसको एक मुद्दा बना सकता है। वो कह सकता है कि बहुत सारे रूसी लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी रक्षा के हेतु रूस जो है, या रूसी भाषा भाषियों की रक्षा हेतु रूस मानता है कि ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी रूसी लोग अन्य पोस्ट सोवियत कंट्रीज में रह रहे हैं उनके प्रति एक विशेष दायित्व है रूस का, वो ऐसा मानता है। और ये पूर्वी यूक्रेन के इन हिस्सों में तो बहुत सारे रूसी पासपोर्ट धारक अब हो गए हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई खतरा आता है तो उसको प्रिटेक्स्ट बनाकर, उसको मुद्दा बनाकर कुछ लोगों का ये मानना है कि रूस हमला कर सकता है। कुछ अन्य का ये मानना है कि इसके माध्यम से दबाव बनाकर रूस अपने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पोस्ट सोवियत स्पेस है, जिसको रूस जो है अपना नियर अब्रॉड कहता है, जिसे वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, और वो ये चाहता है कि अमेरिका, नेटो और अन्य शक्तियां इससे बाहर रहें। तो अपना जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि वो इस क्षेत्र, इस भूभाग से नेटो की दखलंदाजी कम कर दे, या तो वो इसको अचीव करना चाहता है। और अन्यथा जैसा कि पुतिन ने कहा है कि सबसे बड़ा त्रासदी रही है सोवियत संघ का विघटन, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उन हिस्सों को जो कई 100 वर्षों तक रूस का हिस्सा रहे, उनको दोबारा मिलाना चाहता है। अब उनके दिमाग में क्या है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन संभावना बनी हुई है, युद्ध की भी संभावना है। और अगर युद्ध न हो तो कहीं ना कहीं लिमिटेड टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं रूस के, पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों को आपस मिला लेना, ऐसा कुछ जैसा क्रीमिया में हुआ, वो भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें थोड़ा और
इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना होगा। तो दर्शक मित्रों, ये था एक हमारा विश्लेषण खास तौर से रशिया और खास तौर से यूक्रेन के संभावित कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे दुनिया के अंदर काफ़ी जगह चर्चाएं भी हो रही हैं और कुछ लोग विचलित भी हैं, कुछ देश भी विचलित हैं कि उस संभावनाएं जो उससे निकल के आती हैं वो थोड़ी-सी अच्छी नहीं हैं और विश्व शांति के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए वो एक खतरे का संकेत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे आज्ञा और प्रोफेसर संजय पांडे जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, न्यूज़ टाइम के साथ जुड़े और जल्दी हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ एक एक नए प्रोग्राम के अंदर। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।